हेलो और आप सभी का स्वागत है इकोहॉलिक्स में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी पढ़ने वाले हैं जो प्रोफेसर और इकोनॉमिस्ट रिचर्ड नेल्सन ने बताई है। रिचर्ड नेल्सन बहुत ही जाने माने इकोनॉमिस्ट रहे हैं और उन्होंने एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स की फील्ड में महारत हासिल करी है जिसका नाम है एवोल्यूशनरी इकोनॉमिक्स। तो पहले हम ये देखते हैं कि थ्योरी क्या है और ये एवोल्यूशनरी इकोनॉमिक्स क्या है और उसके बाद फिर हम इस थ्योरी के बारे में और जानेंगे। तो इस थ्योरी का नाम है लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। लो लेवल यानी कि कोई ऐसी निचली स्थल का या निचले स्तर का इक्विलिब्रियम जिसकी वजह से किसी भी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में, किसी भी ऐसे इकोनॉमी में जो सक्षम नहीं है, उस इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम्स कैसी हो सकती हैं? वो प्रॉब्लम्स इन्फ्लेशन की हो सकती है, वो प्रॉब्लम जीडीपी की हो सकती है, वो प्रॉब्लम हो सकती है इनकम की या फिर पॉपुलेशन की या अनएम्प्लॉयमेंट की। ऐसी कई सारी गरीबी से लेकर महंगाई तक की अनेक अनेक परेशानियां किसी भी अंडर डेवलप्ड या अविकसित देश के लिए खड़ी हो सकती हैं और इसीलिए हम ये थ्योरी आज हम पढ़ने जाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रोफेसर रिचर्ड नेल्सन ने एवोल्यूशनरी इकोनॉमिक्स में महारत हासिल करी तो उसका मतलब क्या था। रिचर्ड नेल्सन ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग थीसिस लिखी है जिसका नाम है एन एवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक चेंज। एवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक चेंज यानी कि जब विकास होता है कहीं पे भी तो वो विकास सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स से, अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ नहीं होता है। वो विकास बायोलॉजी से भी जुड़ा हो सकता है। यानी वो हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं लेकिन हम एज ह्यूमंस, हम एज इंडिविजुअल्स, हम भी किसी न किसी चेंज, सोशोलॉजिकल चेंज, बायोलॉजिकल चेंज से गुज़रते हैं और उस चेंज के जो रेपरकशन है या जो परिणाम हैं वो अर्थशास्त्र पे, हमारी इकोनॉमी पे किस तरह पड़ रहे हैं वो जानना भी ज़रूरी है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स है और इस ही फील्ड से जुड़ी ये थ्योरी है। तो जब आप लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप सुनेंगे या पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ये तो हम कोई डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थ्योरी पढ़ रहे हैं या कोई डेमोग्राफी की थ्योरी पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये प्रॉपर ग्रोथ थ्योरी है विद प्रॉपर लॉजिक्स। बस इसका जो स्ट्रीम है या इसका जो झुकाव है वो एवोल्यूशनरी डायनामिक्स पर ज़्यादा है। तो पहले आप देखते हैं कि हम इस थ्योरी में क्या कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले नेल्सन के अकॉर्डिंग जो प्रोफेसर नेल्सन हैं उन्होंने एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया है कि द मैलेडी ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ यानी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ की सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो उनकी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम है वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब स्टेबिलिटी या स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब कोई भी बच्चा कोई इकोनॉमिक्स में जस्ट जो पढ़ रहा हो वो जब सोचते हैं तो वो उनको ये लगता है कि अच्छा स्टेबिलिटी तो अच्छी होती है, स्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी इन एनवायरनमेंट, स्टेबल तो अच्छा वर्ड होता है। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं या इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कैन ऑल्सो मीन स्टैग्नेशन, यानी कि हम किसी एक जगह पर रुक गए हैं, हमारी इकोनॉमी एक जगह रुक गई है और वो अब चल नहीं रही है आगे। तो इकोनॉमी जिस पोजीशन पे, जिस तरह के डायमेंशंस में रुकी हुई है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंडर आ जाता है और उसकी एक मेजर प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ होता है बहुत बहुत कम लो लेवल पर कैपिटा इनकम। जी, पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो ये जो पर कैपिटा इनकम है ये बहुत लो है, ये बहुत कम है। पर कैपिटा इनकम, पर हेड इनकम बहुत लो है, इतनी लो है कि आप सिर्फ सब्सिस्टेंस रिक्वायरमेंट्स के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। सब्सिस्टेंस, हमने ये शब्द जो है बहुत बार इकोनॉमिक्स में सुना है।
सबसिस्टेंस यानी कि जब इंसान अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए मेहनत करके जो भी आमदनी कमा रहा है और जो भी इनकम उसके हाथ आ रही है, और वो उससे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग और इवन लेस सिर्फ ये कर पाता हो, इसको हम सबसिस्टेंस स्टेज या सबसिस्टेंस लेवल ऑफ लिविंग कहते हैं। और यहाँ पे उसी तरह का इक्विलिब्रियम है इकोनॉमी में। तो ऑफ कोर्स इसको देखकर अब आपको डेफिनेटली ये एहसास हुआ होगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम विद सबसिस्टेंस रिक्वायरमेंट्स ऑफ सबसिस्टेंस रिक्वायरमेंट्स जैसा पर कैपिटा इनकम, ये जो दो कॉम्बिनेशन है, इसको देखकर आपको ज़रूर ये एहसास हुआ होगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम इज़ नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। और हम यहाँ पे अंडर डेवलप्ड पुअर इकोनॉमी की ही बात कर रहे हैं, राइट। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, स्टेबल इक्विलिब्रियम इस स्टेज पर जो पर कैपिटा इनकम है वो इसलिए भी लो है क्योंकि जो हमारे सेविंग और इन्वेस्टमेंट है वो लो है। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में, पुअर इकोनॉमी में कोई साधन नहीं, कोई रिसोर्सेज नहीं है कि इनकम इंक्रीज़ हो जाए। जब हम एक बेसिक इक्वेशन लिखते हैं, आपने एक इक्वेशन देखी होगी, y = c+s। ये बड़ी एक बेसिक इक्वेशन है कि जो हमारी नेशनल इनकम है वो दो उसके फंक्शंस होते हैं, उसका कॉम्पोजिशन दो चीज़ों से बना होता है, कंजम्पशन एंड सेविंग्स। जहाँ पे हम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, पुअर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे कंजम्पशन एक्चुअली लो ही है क्योंकि इनकम लो है। और अब इनकम लो है तो जितना भी प्रोपोर्शन ऑफ कंजम्पशन हो रहा है वो उसी इनकम से हो रहा है, तो कंजम्पशन मैक्सिमम प्रोपेंसिटी पे हो रहा है, मैक्सिमम इंटेंसिटी पे हो रहा है। तो अब सेविंग्स करने के लिए क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। एंड इसीलिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट का रेट भी इस इकोनॉमी में लो है। तो अब हम चलते हैं, ये समझते हैं कि फंडामेंटल्स क्या हैं इस थ्योरी के, ठीक है। तो ये देखते हैं हम फंडामेंटल्स। अब फंडामेंटल्स में हम एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बनाएंगे। हम ये देखेंगे कि किस तरह से लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप तक इकोनॉमी पहुंच जाती है। इफ़ द पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेस, अगर पर कैपिटा इनकम एक पर्टिकुलर पोजीशन से आगे इंक्रीज होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा इकोनॉमी में? इकोनॉमी में पहले से ही इनकम कम है, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट्स कम है। अब अगर अचानक से पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हो जाए तो डेफिनेटली कंजम्पशन लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। लोग कंज्यूम करना पसंद करेंगे डिफरेंट कमोडिटीज़ को जो उनके बेसिक के अलावा ज़्यादा नेसेसिटीज़ को, डिमांड्स को, डिज़ायर्स को सेटिस्फाई कर रही हूँ। उसके अलावा एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा पॉपुलेशन पर। जब भी इनकम इंक्रीज़ होती है तो फैमिलीज स्टार्ट टू एक्सपैंड, इंडिविजुअल फैमिलीज विल स्टार्ट टू एक्सपैंड। क्यों? क्योंकि हम हमेशा ये सोचते हैं कि चलो अब हमारे पास पैसा है तो अब हम हमारे और जो फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली है, हम अपनी फैमिली को एक्सपैंड कर सकते हैं, हम और फैमिली में नए मेंबर्स को ला सकते हैं और उनकी देखभाल कर सकते हैं। तो अगर ये एक मेजर बायोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बन रहा है इनकम और पॉपुलेशन का, अब क्या होगा कि पॉपुलेशन अगर इंक्रीज़ होने लग गई, क्योंकि इनकम इंक्रीज़ हो रही है इकोनॉमी में, जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी थी वहाँ पे इनकम इंक्रीज़ हो रही है, साइमल्टेनियसली पॉपुलेशन इंक्रीज़ होना शुरू हो गई। लेकिन पॉपुलेशन जब इंक्रीज़ होती है वो तुरंत एसेट नहीं बनती है। पॉपुलेशन को एसेट बनने में टाइम लगता है क्योंकि पॉपुलेशन अभी लिटरेट नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो इसीलिए वो प्रोडक्टिव नहीं है। और पॉपुलेशन कैन ऑल्सो बिकम अ बर्डन। हम पॉपुलेशन को, जो इंक्रीज्ड पॉपुलेशन है वो इकोनॉमी पर बर्डन बन सकती है। और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में ऐसा ही होता है कि वो पॉपुलेशन जो रिसोर्सफुली अभी किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही है, कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही है, लेकिन फिर भी एक इकोनॉमी से वो सारी रिसोर्सेज ले रही है, कंज्यूम कर रही है, तो तब
जो पर कैपिटा इनकम बढ़ा हुआ होगा वो धीरे धीरे करके नीचे आता जाएगा और वो इतना नीचे आ जाएगा कि फिर से एक नया लो लेवल इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा। तो इकोनॉमी में फिर से एक लो लेवल इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा जहाँ पे लो इनकम, लो सेविंग्स, लो कंजम्पशन, लो इन्वेस्टमेंट और सभी ऐसे रिसोर्सेज को जो होकर भी इकोनॉमी यूज़ नहीं कर सकती, ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी। तो ये एसेंस रहता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप रहती है लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप की। सो द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ एज अ रिजल्ट pushes down the per capita income to its stable level of equilibrium, right? और इसीलिए the economy is caught in a low level equilibrium trap। अब यहाँ से निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, रास्ता ये है कि जो रेट ऑफ इनकम ग्रोथ है, जो रेट ऑफ ग्रोथ है इनकम की, वो हमेशा रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन से ज़्यादा होनी चाहिए। इनकम की ग्रोथ पॉपुलेशन की ग्रोथ से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जो इंक्रीज्ड पॉपुलेशन है उसको इकोनॉमी खिला पिला पाएगी, सेटिस्फाई कर पाएगी और उनकी नेसेसिटीज़ को सेटिस्फाई कर पाएगी। अदरवाइज़ जो इंक्रीज्ड पॉपुलेशन है वो इकोनॉमी पर बर्डन बन जाएंगी, क्योंकि ये इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड है और इसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो इतनी बढ़ी हुई पॉपुलेशन को आसानी से सेटिस्फाई कर पाए, राइट? सो अब हम ये देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कोई अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इस लो लेवल ट्रैप में फंसने से बच सकती है। तो सबसे पहले तो है सोशो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। जो सोशो पॉलिटिकल, सोशो कल्चरल, सोशो इकोनॉमिक यानी सोशोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं, सोसाइटल फैक्टर्स हैं, वो स्टेबल होने चाहिए। वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं होनी चाहिए, क्लैशेस नहीं होने चाहिए, चाहे वो क्लैशेस सोसाइटीज़ के हों, रिलीजन पे हों, किसी भी सोशल इवेंट पे हों, वो स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जब स्टेबिलिटी होगी, जब पीस होगी एनवायरनमेंट में, इकोनॉमी में जब पीस एंड ट्रैंक्विलिटी होगी, तभी इकोनॉमी आराम से, आसानी से इकोनॉमी के इकोनॉमिक्स के फैक्टर्स पे फोकस कर पाएगी। अदरवाइज़ वो हमेशा सोशोलॉजिकल ट्रैप में ही फंसी रह जाएगी, राइट? तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो यहाँ पे सोशो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट स्टेबल होना चाहिए। कैपिटल एंड इनकम इंक्रीज़ होती रहनी चाहिए। अब आप बोलेंगे कि इंक्रीज़ होने के लिए हम मनी प्लांट लगा लेते हैं, ऑफ कोर्स नॉट। यहाँ पे हम एक्सटर्नल असिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि इकोनॉमी में अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ को इंटरनेशनली या इंटरनेशनल रिलेशंस ऐसी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर आपके पास रिसोर्स नहीं है तो आप किसी से मांग सकते हो। आप किसी से मांग रहे हो तो आप इसलिए मांग रहे हो ताकि आप उसको, आपका प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट, जब आप बड़े हो जाओगे, आप डेवलप्ड हो जाओगे, आपके पास उतने रिसोर्सेज रहेंगे, आप टेक्निकली साउंड हो जाओगे, उस टाइम आप रिटर्न कर पाओगे। तो ऐसे लोन्स, ग्रांट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ कैपिटल एंड इनकम होना चाहिए। तभी जाके कंसिस्टेंटली इकोनॉमी फोकस कर पाएगी अलग अलग ग्रोथ के डायमेंशंस पर। फिर आती हैं टेक्निक्स टू यूटिलाइज द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। बड़ी सारी कंट्रीज़ अंडर डेवलप्ड हुआ करती थी जो जिनके, और आज भी हैं, जहाँ पे रिसोर्सेज तो बहुत हैं, बहुत रिसोर्सेज हैं। देयर आर मे बी प्रेशियस मेटल्स होंगे या फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसी कोई रिसोर्स होगा जो और किसी देश में और किसी कंट्री में नहीं है। लेकिन द प्रॉब्लम कैन बी हाउ टू यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज। अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, टेक्निकल नो हाउ नहीं है, आपको ये नहीं पता है कि उस रिसोर्स को किस तरह से एक्सकेवेट करना है, किस तरह से उसका यूटिलाइजेशन होना है, तो ऑफ कोर्स वो रिसोर्स होकर भी ना होने से जैसा है। तो इसीलिए द टेक्निकल नॉलेज, जो रिक्वायर्ड नॉलेज है एटलीस्ट टू यूज़ योर एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड social structure also can be changed.
सोशल स्ट्रक्चर चेंज होने से हमारा मतलब ये है कि जब इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड होती है, पुअर होती है, तो मैक्सिमम लोगों की ऑक्यूपेशन होती है कि वो एग्रेरियन सोसाइटी में रहते हैं, यानी सबके पास अपने अपने छोटे छोटे फार्म्स होते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, एग्रीकल्चरल एंड अलाइड एक्टिविटीज़ आर मैक्सिमम, ये मैक्सिमम कंट्रीब्यूटर्स होती हैं जीडीपी में। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती जाती है, ग्रोथ होती है, तो स्ट्रक्चरल चेंजेस आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से डाइवर्सिफिकेशन होता है, एग्रीकल्चर भी होता है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी होती है, मैन्युफैक्चरिंग भी होता है, सर्विसेज भी होती है। हाँ, एंड इससे भी आगे जाकर रिचर्ड नेल्सन हैज़ ऑल्सो सेड, उन्होंने ये भी फोकस में डाला है कि इससे इन सेक्टर्स के अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है जो है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप किसी भी इकोनॉमी में एक बून की तरह आ सकता है। बून की तरह क्यों आ सकता है? क्योंकि ये एक ड्रीम होती है किसी भी इकोनॉमी की कि वो तुरंत ग्रो करे, वहाँ पे इनोवेशंस हो, इन्वेंशंस हो, डिस्कवरीज़ हो, और ऐसे बहुत सारे आयाम वो इकोनॉमी छू जाए। लेकिन उसके लिए रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स के इंटेलिजेंट की बहुत ज़रूरत है। बाय इंटेलिजेंस आई डू नॉट मीन कि आई डू नॉट मीन दैट इंटेलिजेंस सिर्फ बुकिश इंटेलिजेंस है। हम ये चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई टैलेंट है या कोई स्किल है, उसका यूटिलाइजेशन होना ज़रूरी है। अगर इकोनॉमी ठीक ढंग से वो सारे रिसोर्सेज को, ह्यूमन रिसोर्सेज को पहचान जाए, अपने ही ह्यूमन रिसोर्सेज को पहचान जाए और उनके टैलेंट्स और उनके स्किल्स की कदर हो, तो वो अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा एम्पावरिंग सिचुएशन हो जाएगी। और इसीलिए अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में एम्पावरमेंट की, ह्यूमन एम्पावरमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम क्यों किसी इंडस्ट्री के बड़े होने तक का वेट करें? हम क्यों किसी पे डिपेंडेंट हों? हम खुद ही क्यों ना कोई ऐसी स्किल अटेन करें जो हमें जिसमें इंटरेस्ट हो, और उस स्किल का हम इस तरह से यूटिलाइजेशन करें ताकि ना सिर्फ हमें उसका फ़ायदा हो बल्कि पूरी इकोनॉमी का उससे फ़ायदा हो, राइट। एंड फाइनली द इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। तो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम का सिंपल सा मतलब है कि गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में, क्योंकि गवर्नमेंट इज़ द होल सोल बॉडी जो ऐसी इकोनॉमी को संभाल पाती है। एंड इसीलिए जो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स होंगे, चाहे वो छोटे शॉर्ट रन प्रोग्राम्स, लॉन्ग रन प्रोग्राम्स हो, प्रोजेक्ट्स हो, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हो, चाहे ये डिस्कस करना हो कि रेल लाइन कहाँ बिछने वाली है या रोड्स कहाँ कंस्ट्रक्ट होने वाली हैं या कौन से सिटीज़ में अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होने वाले हैं या कौन से मल्टी लेवल प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं, ऐसे कितने भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। मेजर इसमें फोकस ये है कि वो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। वहाँ पे प्लानिंग, स्ट्रैटेजी मेकिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, हर लेवल पे एक प्लान होना चाहिए, हर लेवल पे एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, तब जाके एफिशिएंसी के साथ साथ ग्रोथ इकोनॉमी में देखने को मिलेगी। तो ये कहते हुए अब हम इस थ्योरी को समराइज़ करेंगे। थ्योरी में हमने ये पढ़ा कि अगर ग्रोथ रेट, जो इनकम का ग्रोथ रेट है, वो पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट से ज़्यादा हो तो इकोनॉमी लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में कभी नहीं फंसेगी, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, और हर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। एंड उसके अलावा अगर ये अचीव हो जाता है तो जो भी पर कैपिटा इनकम है, जो भी पर कैपिटा इनकम का लेवल है, वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता रहेगा, और वो तब तक होता रहेगा जब तक हम एक हाई लेवल इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंच जाते। तो ये कंटिन्यूटी बनाने के लिए कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स, कैपिटल इनकॉर्पोरेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि हम सेटिस्फाइड हो गए इकोनॉमी में, ओके नाउ वी हैव रीच्ड अ स्टेज, चलो बढ़िया है, ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि पॉपुलेशन विल कीप ऑन स्टिल इंक्रीजिंग। हो सकता है मार्जिनली इंक्रीज़ हो लेकिन फिर भी इंक्रीज़ होगी। तो इसीलिए जब तक हम
उस सिचुएशन पे ना आ जाए कि हमें कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर कोई प्रॉब्लम, कोई आपदा आ भी जाती है इकोनॉमी पर, फिर भी हम उसका डटकर सामना भी कर सकते हैं और हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग भी रह सकते हैं। जब तक ऐसी सिचुएशन नहीं आ जाती है तब तक वी नीड टू कीप ऑन गोइंग विद आवर सेम स्ट्रैटेजी so that the low level equilibrium trapped can be escaped from। तो हम इसको आसानी से एस्केप कर सकते हैं। तो ये थी लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप की थ्योरी जो प्रोफेसर रिचर्ड नेल्सन ने दी है। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग बैकड्रॉप से निकल कर आती है जिसका एवोल्यूशनरी इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा जुड़ाव है। तो आप इस एवोल्यूशनरी इकोनॉमिक्स को और ज़्यादा पढ़ें और समझें, और ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम और लेकर आएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू ईगोहॉलिक्स। थैंक यू।